everyone. Today we will study about EMF, internal resistance and terminal voltage, and we will know a little about cell also. Today we will know the basics of cell that you already know. Here I have written some statements or some points. Let us see what it is. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कि एक सेल है, ये पहचानते हैं आप लोग सब कि इस तरह से हम सेल को डिनोट करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल दिखाने का एक तरीका होता है। ये सेल हुआ। अच्छा, अब इस सेल को हम कनेक्ट किए हैं एक सर्किट के अंदर। एक रेसिस्टेंस हो गया इसके अंदर हमारा, एक सेल हो गया और एक वोल्ट मीटर हो गया। ये की होता है। ये सब बेसिक जानकारी है जो आप 10th तक पढ़े होंगे, ये आपको पता है। हम ये मानकर चलते हैं और इससे आई करंट दिखाएं कि फ्लो कर रहा है। यहाँ पे हमने पहला पॉइंट लिखा है कि अ सेल और एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेल एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। केमिकल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर्ड होता है, उसके जो केमिकल एनर्जी सेल में स्टोर्ड होता है, उससे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कहिए आप। अच्छा, दूसरा पॉइंट है हमारा अ सेल कैन नेवर प्रोड्यूस चार्ज और करंट। अ सेल कैन नेवर प्रोड्यूस चार्ज नॉर करंट। इसका ये मतलब हुआ कि सेल कभी भी करंट या चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है। सेल का काम ये नहीं होता है कि करंट और चार्ज प्रोड्यूस करे। सेल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है, जो हमारा अगला पॉइंट में है कि a cell produces potential difference which results in the flow of charge. A cell produces potential difference which a cell produces potential difference which propels या which forces the charges to flow inside the circuit, ऐसा आप कह सकते हैं। और चार्जेस कौन सा फ्लो करता है? चार्जेस इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। करंट का जो डायरेक्शन होता है उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो वही चार्जेस का मतलब कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो को जो हमारा ये हमारा जो सेल जो प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो प्रोपेल करता है, वो फोर्स करता है चार्ज को वो सर्किट के अंदर में फ्लो करने के लिए। और चार्ज को फ्लो करने के लिए, हेंस करंट को फ्लो करने के लिए, ड्यू टू ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलिए इसको। हालांकि ये फोर्स होता नहीं, आगे देखेंगे। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण या पोटेंशियल डिफरेंस के कारण चार्ज फ्लो करता है और उसी के रिजल्ट में हमको करंट फ्लो करता है, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाया है ड्राई सेल। ड्राई सेल हम बनाए हैं यहाँ पे। ड्राई सेल में आप देख रहे हैं कि एक मेटल कैप ऑफ कार्बन है, ये इसको कैथोड बोलते हैं। और ये जिंक एज एनोड फॉर्म्स द कंटेनर। ये जिंक का प्लेट होता है यहाँ पे। ड्राई सेल है हमारा ये। और ईएमएफ, ये जो छोटा छोटा बैटरी होता है आप देखते हो, ये घड़ी में लगाते हैं या कहीं और भी यूज करते हैं हम। इस पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1.5 वोल्ट रेटेड होता है ये। 1.5 वोल्ट का किया जाता है कि क्लेम करता है कि ये हमको पोटेंशियल डिफरेंस देगा 1.5 वोल्ट का। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा जहाँ पे भी, जिस एप्लायंस में लगाएंगे तो ईएमएफ 1.5 वोल्ट लिखा हुआ होता है। इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर जो होता है, ड्राई सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट जो मटेरियल यूज होता है वो होता है मैंगनीज ऑक्साइड प्लस अमोनियम क्लोराइड, MnO2 प्लस NH4Cl। अच्छा, ये एक ड्राई सेल का एग्जांपल हो गया। अब ये देख लिए हम जो समझाए सेल में कि अ सेल जो होता है, सेल क्या होता है, सेल का काम क्या होता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। फिर सेल क्या करता है? सेल कभी चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता है और ना ही करंट प्रोड्यूस करता है। सेल का काम सिर्फ इतना ही है कि सेल एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है जिस कारण से चार्ज फ्लो करता है। चार्ज कहिए या इलेक्ट्रॉन कहिए, बात एक ही है। सेल जो है हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम करता है। सेल का काम इतना ही है। ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको जानना चाहिए, जो आपको मालूम होना चाहिए, तो वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? ये ड्राई सेल देख लिए, बैटरी वगैरह में जो लगता है, तो ये बैटरी, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम,
ये ड्राई सेल है जो घड़ी वगैरह में लगता है, घड़ी में लगाते हैं हम लोग। वो जो यहाँ पे लगता है क्लॉक, हम लोग के घर में होता है उसमें लगता है, या टीवी के रिमोट के अंदर लगा हुआ होता है ये वाला, तो इसको ड्राई सेल बोलते हैं। पहले के, अब तो टॉर्च वगैरह यूज नहीं करते हैं लोग, नहीं तो अब तो फ़ोन में भी टॉर्च आ गया। नहीं तो पहले जो हम लोग टॉर्च यूज करते थे, तो टॉर्च के अंदर में भी वो एक निप्पो का या एवरेडी का बैटरी आता था, लगता था, तो उसको भी ड्राई सेल बोला जाता है। क्योंकि उसके अंदर ड्राई इसलिए बोला जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट जो है मोल्टेन फॉर्म में नहीं होता है, वो ड्राई मोल्टे वो पेस्ट के फॉर्म में होता है ड्राई सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट। तो अच्छा, अब ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कुछ नहीं, इस तरह से होता है, आप पढ़े होंगे। ये हो गया इलेक्ट्रोड, ये जो है हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट फील्ड होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड जो है हमारा डूबा रहेगा। इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, कैथोड और एनोड। इसके अंदर इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल भरा हुआ होता है। ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये इलेक्ट्रोलिटिक मटेरियल के अंदर डिप किया हुआ होता है। मान लेते हैं कि ये कैथोड है और ये एनोड है, तो ये हो गया हमारा कैथोड। कैथोड है, इस पे मान लीजिए पॉजिटिव, मान के लीजिए पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये है हमारा एनोड। इसमें करते क्या है कि यहाँ से एक इस तरह से ये रेसिस्टर कनेक्ट कर लिए। ये एक सेल की तरह काम करता है, मतलब एक हमारा सर्किट की तरह काम करता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लिबरेट जो होता है, इलेक्ट्रॉन निकला, इस पर गया, इलेक्ट्रॉन वापस घूम के आया, तो इलेक्ट्रॉन का चक्कर यानी कि करंट इसके अपोजिट फ्लो करेगा। तो ये एक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एन इलेक्ट्रो केमिकल सेल। अच्छा, चलिए अब हम थोड़ा जान लेते हैं शॉर्ट में ईएमएफ के बारे में, कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ जो होता है, सेल हम देख लिए जितना देखना था हमको सेल का। अब एक सेल लगा हुआ है तो इस तरह डिनोट करेंगे। एक से ज्यादा सेल लगा हुआ रहेगा तो हम इस तरह से लिखेंगे कि एक से ज्यादा सेल हो गया ये। और ईएमएफ क्या होता है देखते हैं, ईएमएफ, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हालांकि ये कोई फोर्स होता नहीं है, ये मिसकंसेप्शन के कारण जब शुरुआत में जब डिस्कवरी किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, तो उनको लगा कि कोई फोर्स है, तो इसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये कोई रियलिटी में कोई फोर्स होता नहीं है इस तरह से। तो चलिए नाम जो है वही रहेगा, अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ का काम क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम क्या होता है? काम वही होता है कि ये क्रिएट करता है, जैसे कि देख लीजिए एक सर्किट लगा हुआ है, इसके अंदर कोई रेसिस्टेंस है, आर रेसिस्टेंस है मान लेते हैं, ये सेल है, ये सेल है हमारा, V वोल्ट का ईएमएफ दे रहा है, ये आर रेसिस्टेंस है इस रेसिस्टर का, तो इसी को बोला जाता है ईएमएफ। हालांकि इसमें आप अभी हम आपको बता रहे हैं कि इसको ईएमएफ बोला जाता है, पर आगे आप देखेंगे कि ईएमएफ और
जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज होता है, यानी कि जो हम पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं कि पहले हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कहीं अगर ईएमएफ आया होगा तो टीचर बोले होंगे, आप पूछे होंगे कि सर ईएमएफ क्या होता है, तो टीचर बोले होंगे कि ईएमएफ कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है भी जो होता है वही ईएमएफ होता है, लेकिन वैसा नहीं है। आगे हम देखेंगे इसमें चेंज होता है। चलिए हम और आगे बताते हैं आपको। देखिए इसमें होता क्या है, ईएमएफ क्या है, ईएमएफ वो वैल्यू है सेल का, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस का वो वैल्यू है जो सेल दे रहा है जब इस सेल का अपना कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, या हम कंसीडर नहीं किए हैं इसमें इस सेल का अपना कोई इंटरनल रेसिस्टेंस, मतलब कि यहाँ पे कोई इंटरनल रेसिस्टेंस इस सेल के अंदर नहीं है। सेल का भी इंटरनल रेसिस्टेंस होता है खुद का, तो जैसे ही सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस अपना आ जाता है तो ईएमएफ में से करंट आई आर, ये जो है मान लीजिए कि इससे आई करंट फ्लो कर रहा है और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का हो गया आर, तो इसमें से ई आई आर घट जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये सब हम आगे देखेंगे, आगे जब हम पढ़ेंगे, आगे टर्मिनल वोल्टेज इंटरनल रेसिस्टेंस पहले पढ़ेंगे तब देखेंगे। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं ईएमएफ क्या होता है। चलिए तो ये ईएमएफ देख रहे थे हम, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो लिखे हैं यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द सेल। पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल्स जो ए और बी टर्मिनल है कोई सेल का, उसके बीच जब कोई करंट उस टर्मिनल कोई करंट उस सर्किट से फ्लो नहीं कर रहा हो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट फ्लोज, मतलब कि ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट यानी कि कीज खुले हुए हैं, कीज ओपन है, तो कोई भी जब कोई भी पोटेंशियल, ये क्या कहते हैं, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल उसको बोला जाता है ईएमएफ। जब सर्किट ओपन है यानी कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब जब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है टर्मिनल्स के बीच उसको ईएमएफ कहते हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया, एक तरह से आप जान सकते हैं। अच्छा, ईएमएफ का यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, हम सेल पढ़ लिए, सेल्स पढ़ लिए, ईएमएफ पढ़ लिए, जान लिए ईएमएफ का इंट्रोडक्शन। आगे देखते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस, लेकिन अभी इंटरनल रेसिस्टेंस देखने से पहले हम एक सर्किट देखते हैं। एक मिनट, वोल्ट मीटर है ये, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, और हमारा यहाँ पर एक एमीटर लगा हुआ है। एमीटर सीरीज में लगता है, ये आपको मालूम है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है वो हाई होता है, इसलिए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं ताकि ये इस करंट पूरे सर्किट के रास्ते में ना आए, और सर्किट का जो नेट रेसिस्टेंस है आर इक्विवेलेंट नेट में उसका ये रेसिस्टेंस ज़्यादा ना बढ़ा दे, इसको इसलिए पैरेलल में लगाते हैं ताकि करंट का एक पार्ट ये ले, इससे होकर फ्लो करे और फिर हमारा काम हो जाए। इसलिए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। एमीटर बहुत ही छोटा रेसिस्टेंस का होता है, बहुत ही कम रेसिस्टेंस का होता है एमीटर, इसलिए हम उसको सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि उसको लगाने से सीरीज में कोई फर्क पड़ता नहीं है। अच्छा, और हमारा जो यहाँ पे ईएमएफ है 20 वोल्ट का है। अच्छा, अब ये देखिए कि ठीक है ये लगा हुआ है, इससे हमारा जो क्या कहते हैं जो एक्सपेक्टेशन होगा, इससे एक्सपेक्टेशन जो होगा इस सर्किट से, हमारा एक्सपेक्टेशन का मतलब कुछ नहीं, वही जो हम दो टेबल बनाते हैं, एक्सपेक्टेशन का एक ऑब्जर्वेशन का। एक्सपेक्टेशन मतलब कि 20 वोल्ट का ईएमएफ है और इसमें क्या बोलते हैं, इसका जो है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस 2 ओम का है लगा हुआ हमारा, तो 2 ओम का एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, तो हमारा इसमें करंट हो जाएगा। हम क्या उम्मीद करेंगे कि करंट क्या होगा, करंट होगा I = E/R,
ई बाई आर, तो 20 और बाई 2 10 एम्पियर का करंट हम उम्मीद करेंगे। तो यही लिखते हैं एक्सपेक्टेशन कि इस सर्किट से हमको उम्मीद क्या होगा कि कितना वोल्ट का ये हमको करंट देगा, यानी कि कितना कितना रीडिंग शो करेगा हमारा एमीटर करंट रीड करता है, करंट बतलाता है। तो हमारा जो करंट हो जाएगा हमारा उम्मीद होगा इस सर्किट से 10 एम्पियर का देगा, क्योंकि जो एपरेटस लगा हुआ है, जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से। अच्छा, और वोल्ट मीटर का क्या, हमारा वोल्ट मीटर से क्या एक्सपेक्टेशन होगा, वोल्ट मीटर जो है ये एमीटर बताएगा करंट, ये एमीटर बताएगा। अच्छा, वोल्ट मीटर क्या बताता है, वोल्ट मीटर हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, वोल्टेज बताता है। तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इसमें करंट हो गया, करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर का। अब इस वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारा कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो 10 एम्पियर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा, V इज इक्वल टू आई आर। तो 10 एम्पियर करंट और इंटू 2 20 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये 20 वोल्ट हमारा रीडिंग होना चाहिए वोल्ट मीटर का। लेकिन ऑब्जर्वेशन, ये जो एक्सपेक्टेशन है हमारा, ऑब्जर्वेशन क्या है, जब हम देखते हैं रियलिटी में तो क्या देता है ये सर्किट से हमारा रीडिंग क्या आता है, एमीटर और वोल्ट मीटर का, वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। एमीटर का रीडिंग है हमारा, जो एमीटर का रीडिंग है, 1 मिनट, एमीटर का जो रीडिंग आता है, एमीटर क्या करंट रीड करता है, एमीटर का रीडिंग है 5 एम्पियर का, और वोल्ट मीटर का रीडिंग है हमारा 10 वोल्ट का। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अब हमको आप ये सोचिए कि ऐसा क्यों हो गया, ईएमएफ तो 20 वोल्ट का दिया हुआ है हमको, ईएमएफ 20 वोल्ट है, तो आई इज इक्वल टू ई बाई आर। इस फार्मूला में भी कोई दिक्कत नहीं है, 10 एम्पियर आना चाहिए था, 5 ही एम्पियर क्यों दिखा रहा है एमीटर हमको। तो हमारे साथ केस ऐसा होता है कि ये जो सर्किट है हमारा, यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है और ये 2 ओम का है, इसके साथ एक वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है। बात कुछ ऐसी हो जाती है, ये मैं आपको बताने के लिए एक बता रहा हूँ एग्जाम्पल लेकर, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही है क्या, मतलब इस तरह से हम आपको समझा रहे हैं, समझाने का ये तरीका है। ईएमएफ 20 वोल्ट का है, ये दे रहा है। अच्छा, अब इसमें मान लीजिए कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, तब हमारा इस केस में हमारा आर इक्विवेलेंट, आर टोटल जो हो जाएगा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 और 2 4 ओम। करंट हो जाएगा कितना, करंट हो जाएगा E बाई आर लिखे थे, प्लस स्मॉल आर लिख लेते हैं, इसको स्मॉल आर लिख लेते हैं। इसको वैसे बोला जाता है, ये बैटरी का, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस सेल का ये इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, इसको छोटा आर से, मतलब स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो ये 20 वोल्ट का था और R प्लस R 4 आया है, हमारा 5 एम्पियर करंट आ रहा है। अब देख रहे हैं कि 5 एम्पियर का करंट, तो जो ऑब्जर्वेशन था वो 5 एम्पियर का, और अब जब चूंकि करंट है 5 एम्पियर, करंट है 5 एम्पियर का, तो इस वाले 2 ओम रेसिस्टर, वोल्ट मीटर यहाँ लगा हुआ है, तो इस वाले 2 ओम रेसिस्टर से जो हमारा वोल्टेज दिखाएगा ये 10 वोल्ट का दिखाएगा। आप देख रहे हैं 10 वोल्ट का दिखाएगा, तो ये भी हमारा जस्टिफाई हो गया। तो कुछ इस तरह का यहाँ पे बात होता है कि हम उम्मीद कर रहे थे, हमारा बैटरी, ये हमारा सेल लगा हुआ था 20 वोल्ट ईएमएफ का, लेकिन और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 एम्पियर का होगा,
10 एम्पियर देगा, लेकिन रियलिटी में 5 एम्पियर ही मिला हमको। वोल्ट मीटर यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे 20 वोल्ट का, यहाँ 10 वोल्ट ही दिया। तो ऐसा कुछ हो जाता है कि बैटरी का, यहाँ पे हम क्या किए थे कि बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस कंसीडर नहीं किए। तो और दूसरा रेसिस्टेंस तो कोई हो नहीं सकता इस सर्किट में, क्योंकि और रेसिस्टर लगा हुआ नहीं है, दिख नहीं रहा है, सिर्फ एक यही रेसिस्टर। और इसके कारण से तो 10 एम्पियर करंट आना चाहिए, लेकिन आया हमको 5 एम्पियर। तो क्या कारण हुआ आखिर? तो कारण वही है कि सेल का जो है एक इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है जो हम कंसीडर नहीं किए। तो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पे 2 ओम हो गया। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से मिटाते हैं। इंटरनल रेसिस्टेंस देखते हैं कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है। देख लिया कि इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, इंटरनल रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द सेल। इंटरनल रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन या हिंड्रेंस कहिए, या इंटरनल रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द सेल। तो ये होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। इंटरनल रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट या कुछ भी। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑब्जर्वेशन हो गया, यहाँ आपको समझा दिए। अब देखिए यहाँ पे कंसेप्ट आया था हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस का। इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। इंटरनल रेसिस्टेंस इज द obstruction provided नहीं offered. Internal resistance is the obstruction offered by the cell to the flow of current. Internal resistance क्या है? Is the obstruction offered by the cell to the flow of current. Internal resistance is the obstruction offered by the cell to the flow of current. ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस एक ऑब्स्ट्रक्शन है, या कहिए कि इंटरनल रेसिस्टेंस इज अ रेसिस्टेंस provided या offered by the cell to the flow of current due to electrolyte material. इंटरनल रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम। जो रेसिस्टेंस का यूनिट होता है वही इसका भी यूनिट होता है। डिनोटेड बाय स्मॉल आर, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो हमारा क्या क्या हो गया? सेल हो गया, ईएमएफ हो गया, इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। अब हम देखेंगे टर्मिनल वोल्टेज। तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग टर्मिनल वोल्टेज। अब देखते हैं हम लोग टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है। तो चलिए, टर्मिनल वोल्टेज हमारा तीनों हो गया, सेल हो गया, ईएमएफ हो गया, इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया। टर्मिनल वोल्टेज देखना है। टर्मिनल वोल्टेज को V से डिनोट करते हैं। और टर्मिनल वोल्टेज होता है, जैसे कि हम आपको ईएमएफ में बताए कि जब सर्किट से करंट पास नहीं कर रहा है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों टर्मिनल्स के बीच, उसको बोलते हैं हम ईएमएफ। और टर्मिनल वोल्टेज होता है ठीक उसका उल्टा, कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल
when current is flowing through the cell या current is drawn from the cell is called terminal voltage. तो potential difference across the two terminals of the cell. Definition लिख लेते हैं इसका. Potential difference across the two terminals of the cell. Potential difference across the two terminals of the cell when the current is drawn from the cell. When current is drawn from the cell. पोटेंशियल डिफरेंस जैसे कि सर्किट है हमारा कनेक्टेड है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इसका मान लीजिए कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का कुछ, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा मान लीजिए कि यहाँ टर्मिनल ए नाम दे दिए हैं, बी दे दिए हैं, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो टर्मिनल्स के बीच में उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज. टर्मिनल वोल्टेज को भी से डिनोट करते हैं. ये सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कुछ बुक में लिखा जाता है, तो लिख सकते हैं आप भी. इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलिए, इसको इंटरनल बोलते हैं तो इसको एक्सटर्नल बोल देते हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, मतलब कि जब इससे करंट निकल रहा है, जब इस सर्किट से करंट ड्रॉ किया जा रहा है, यानी कि सर्किट में करंट दौड़ रहा है, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस देगा ये उसको बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज. और ईएमएफ में हम क्या बताए थे कि जब हमारा मान लीजिए कि यहाँ पे की लगा लीजिए, ईएमएफ में था हमारा की इस तरीके से कि की ओपन था हमारा, ईएमएफ में की ओपन था, तो जो ईएमएफ के अंदर जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये इस कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा हमारा, तो जो ये यहाँ पे जो भी टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको ईएमएफ कहा जाता है. लेकिन जब इसी की को हम कनेक्ट कर देते हैं, की को यहाँ पे कनेक्ट कर दिए तो यहाँ से आई करंट फ्लो कर रहा है, तब जब जो की कनेक्ट करने के बाद करंट फ्लो करने लगा, और करंट फ्लो करने के बाद जो पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल्स के बीच में आएगा उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था, हम एक्सपेक्टेशन बताए थे और आपको ऑब्जर्वेशन बताए थे. हमारा एक्सपेक्टेशन कितना था 20 वोल्ट का था कि आएगा, याद कीजिए 20 वोल्ट का था एक्सपेक्टेशन, और आया करंट कितना था एक्सपेक्टेड 10 एम्पियर का था, और ऑब्जर्व किए तो कितना आया था 10 वोल्ट आया था हमारा वोल्ट मीटर का रीडिंग, और एम मीटर का रीडिंग आया था 5 एम्पियर का करंट आया था. ये आपको याद होगा. अच्छा, अब ये एक चीज देखिए कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि 10 वोल्ट इज इक्वल टू 20 वोल्ट माइनस 5 इंटू 2. हमारा सर्किट किस तरह से था आप याद करें, याद कीजिए हमारा सर्किट किस तरह से था जो हम बनाए थे. उसमें सर्किट था हमारा कि ये था हमारा 2 ओम का, और ये था यहाँ 20 वोल्ट का ईएमएफ दे रहा था उस सर्किट. ये सेल जो था 20 वोल्ट का ईएमएफ दे रहा था, यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ था, और यहाँ पे उसमें एम मीटर था हमारा कनेक्टेड.
एमीटर था। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से था। अब हम लिख सकते हैं, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा था इस सर्किट में। हम बोले थे आपको कि सर्किट का जो रियल कंडीशन होगा वो कुछ इस तरह से रहा होगा कि यहाँ पे 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का भी होगा। तो हम आपको बताए थे कि अब यहाँ पे करंट इस वाले केस में कितना आया था, करंट आया था हमको 5 एम्पियर, क्योंकि 4 ओम हो गया था हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और करंट आया 5 एम्पियर। तो 10 वोल्ट इज इक्वल टू इसके ईएमएफ में से 20 वोल्ट माइनस 5 इंटू 2। तो ये 10 वोल्ट क्या है हमारा, 10 वोल्ट है टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं इसको टीवी, टर्मिनल वोल्टेज। 20 वोल्ट क्या है इस सेल में, इस सर्किट में क्या है, 20 वोल्ट है ईएमएफ। ये क्या था, 5 क्या है, करंट इन द सर्किट। रियल में देखिए करंट तो दो है इसमें, लेकिन ये एक्सपेक्टेड था, पर रियल में करंट तो हमारा 5 ही एम्पियर है ना। तो करंट इन द सर्किट लिख सकते हैं इसको, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। और ये था हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस IR इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इससे हमारा क्या फॉर्मूला बनता है, इससे हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि टीवी यानी टर्मिनल वोल्टेज, तो इसको हम V से लिखते हैं, ईएमएफ को E से लिखते हैं, करंट तो I से लिखेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस R से लिखेंगे। तो आप देखिए कि V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R। ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसके आधार पे कि ये 10 वोल्ट जो हमारा आ रहा है, ये 10 वोल्ट जो आया यहाँ पे, ऑब्जर्व जो हम किए कि 10 वोल्ट है, वो किस कारण से ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व किए इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस था सेल का। तो रियल में तो ये तो हम उम्मीद लगा के बैठे हुए थे कि उम्मीद इतना है हमको, लेकिन आया यही दोनों रीडिंग हमारा। तो ये ऐसा किस लिए हुआ, तो जब सेल कनेक्ट किए पहले से उम्मीद था कि इतना होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब देखे कि रीडिंग कितना है तो 10 वोल्ट कैसे हुआ था, तो 10 वोल्ट इसलिए हुआ कि 20 वोल्ट जो ईएमएफ था उसमें से 5 इंटू 10 5 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था सर्किट में, और इंटू 2 जो इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है ये माइनस हुआ 5 इंटू 10, तो 20 में से 10 गया तो 10 वोल्ट। तो इसके आधार पे ये 10 वोल्ट हमारा हुआ इंटरनल, ये टर्मिनल वोल्टेज हुआ। ये तो 20 वोल्ट ईएमएफ है ही, 5 जो है यहाँ पे 5 जो है करंट है सर्किट में, और 2 ओम जो है इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि V यानी ये टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू ईएमएफ माइनस करंट इन द सर्किट यानी I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये फॉर्मूला आ गया। चलिए आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम आगे बताते हैं आपको। आगे है हमारा V इज इक्वल टू E माइनस IR से हम इसका कुछ डेरिवेशन दिखा देते हैं कि क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल आएगा आपको तो किस तरह करना है, वहाँ पे कुछ डेरिवेशन है छोटा छोटा। हमारा फार्मूला आ गया टर्मिनल वोल्टेज का, V इज इक्वल टू E माइनस IR। V इज इक्वल टू E माइनस IR, ये फार्मूला आप देख लिए। अच्छा, V इज इक्वल टू, हम V के बराबर IR लिख सकते हैं, तो आप पढ़े हैं, ओम्स लॉ से जानते हैं V इज इक्वल टू IR, E माइनस I इंटू R। अच्छा, हम लिख सकते हैं IR प्लस IR इज इक्वल टू E।
इससे आई कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस आर हुआ इज इक्वल टू ई। तो आई इज इक्वल टू आ गया ई बाई आर प्लस आर। ये हुआ करंट इन द सर्किट। ये वाला फार्मूला हम आपके लिए पीछे भी आपको हम बताए थे पिछली बार, जब हम आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट बता रहे थे कि हमारा जो एक्सपेक्टेड था करंट, जो उसमें एक्सपेक्टेड था, तो उस समय हम लिखे थे ई आई इज इक्वल टू ई बाई आर लिखे थे। लेकिन जब हम ऑब्जर्वेशन में गए तो ऑब्जर्वेशन में हम देखे कि क्यों हुआ भाई, करंट क्यों घट गया 10 एम्पियर से 5 एम्पियर। तो उसमें हम लिखे थे कि E डिवाइडेड बाई R प्लस आर लिखे थे। तो ये वाला जो फार्मूला था हम लिख दिए थे वहीं पे आपके लिए कि R, ये E बाई आर तो था ही पहले, तो प्लस आर नीचे कर दिए कि वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ। तो डेरिवेशन यहाँ आप देख रहे हैं कि इस तरह से डिराइव किए। अच्छा, अब चलिए देखते हैं कि ओम्स लॉ से आप जानते हैं कि फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो I इज इक्वल टू V बाई आर लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया, मान लीजिए इसको पहला इक्वेशन, ये हुआ दूसरा इक्वेशन। अच्छा, अब एक चीज देखिए, I इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। आप यहाँ बोल सकते हैं इक्वेटिंग 1 एंड 2, मैं लिखूंगा 1 इज इक्वल टू 2। आप समझ जाइएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। 1 इज इक्वल टू 2, 1 बराबर 2 करके हम ऐसा लिख सकते हैं कि V बाई आर इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई आर प्लस आर लिख सकते हैं इस तरह से। अच्छा, अब देखते हैं कि अब क्या किया जाए। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। E आर हो गया वी आर प्लस वी स्मॉल आर इंटू ई आर। ठीक है, अब वी आर इज इक्वल टू ई आर, इस वी आर को उधर ले जाइए, ये वी आर हो गया। तो वी आर इज इक्वल टू ई माइनस वी इंटू कैपिटल आर, यस ये स्मॉल आर, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस के का फार्मूला आ गया हमारा ई माइनस वी इंटू आर डिवाइडेड बाई वी। एक फार्मूला हमारा ये आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का, ये आप देख रहे हैं फार्मूला आ गया। या इसको और करके हम इधर लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू इस तरह से लिख सकते हैं आप। तो ये हो गया हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला। आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पे, अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस का इस फार्मूला को यूज करके। तो ये आप डेरिवेशन देख लीजिए किस किस तरह से हम किए। पहले टर्मिनल वोल्टेज आ गया था V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर आ गया था। अब V इज इक्वल टू आई आर लिखे, ई माइनस आई आर, सारा कैलकुलेशन आप देख रहे हैं। इस आई आर को इस तरफ ले आए, आई कॉमन निकाल लिए, आई इज इक्वल टू हमारा आ गया ई बाई आर प्लस आर। फ्रॉम ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं कि V बराबर आई आर, आई इज इक्वल टू V बाई आर। तो इसको पहला इक्वेशन, इसको दूसरा इक्वेशन, हम यहाँ पे इक्वेट कर दिए, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप देख रहे हैं कि ये आया हमारा वी आर प्लस वी आर इज इक्वल टू ई आर। तो इस सेम टर्म इसमें भी कैपिटल आर है, इसमें भी कैपिटल आर है, तो हम इसको उस तरफ ले गए, फिर आर कॉमन निकाल लिए। फिर इस तरह से आर का हमारा एक इंटरनल रेजिस्टेंस का ये फार्मूला आ गया। अब ई माइनस वी इंटू आर डिवाइडेड बाई वी है,
तो ये इस भी से इस ई में भी डिवाइड होगा और इस भी में माइनस भी में भी से भी डिवाइड होगा। तो ये इस तरह से आ गया हमारा ई बाई भी -1 इंटू आर। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए ठीक है, तो अब हम अगले लेक्चर में करेंगे क्वेश्चन इस पे, इंटरनल रेजिस्टेंस पे अच्छा क्वेश्चन करेंगे, 4-5 क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।